आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम रोज की तरह आज भी महिला पर्यवेक्षक पदों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय खंड की जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। या जो फर्स्ट यूनिट है 10 अंकों की है। अभी तक हमने महिला बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन योजनाओं के संबंध में और महिला पर्यवेक्षक के जो अन्य वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं। पहले हम समझते हैं कि जनजातियां क्या होती हैं। जनजातियों को हम आदिम जातियां, वन्य जातियां, जनजातियां और आदिवासी पहाड़ी जातियां भी कहा जाता है। आदिवासी मूलतः इस देश में रहने वाली जो मूल जातियां थी उनको आदिवासी, जो आदिकाल से चली आ रही उन्हें आदिवासियां कहा जाता है। क्योंकि ऐसे लोग वन्य क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सभ्य समाजों से दूर दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए इनको जनजातियां और वन्य जातियां भी कहा जाता है। देश की आजादी के पूर्व ही जनजातियों के विकास पर चर्चा की जाने लगी थी, लेकिन मूलतः देश की आजादी के पश्चात संविधान में भी और अन्य प्रावधानों, अन्य योजनाओं में भी जनजातियों के विकास की बातें की गई। संविधान, हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। संविधान का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, जो हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो 14 का अनुच्छेद 14 है उसमें समानता का अधिकार वो सभी के लिए है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो अनुच्छेद 15(4) है, 15(4) ये कहता है कि जो हमारे पिछड़े समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, यदि उनके विकास के लिए कुछ किया जाता है तो उसे सकारात्मक भेदभाव कहा जाएगा, वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक तो ये है। आगे अनुच्छेद जो 19 है, जो स्वतंत्रता के अधिकार की बातें करता है, तो इसमें आदिवासियों की भूमि और संसाधनों के संरक्षण के लिए जो अनुच्छेद 19(5) आदिवासियों के भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। उनकी सहमति के बिना और कलेक्टर, जो जिले के जिला दंडाधिकारी होते हैं, उनकी अनुमति के बिना उनकी जो भूमि है वो कोई क्रय नहीं कर सकते हैं, उसको अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 19(5). जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट में ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई ऐसे अधिकार दिए हैं, लेकिन 19(5) जो आदिवासियों से संबंधित है, जनजातियों से संबंधित है, उनके भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46, जब हम राज्य संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, 46वां जो संविधान संशोधन अनुच्छेद है, वह कहता है कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, बेसिकली अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए शासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। इसके पश्चात संविधान का अनुच्छेद 244(a), ये संविधान का अनुच्छेद 244 ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है और अनुच्छेद 244(a) 6ठी अनुसूची से संबंधित है। 5वीं अनुसूची जो कई ऐसे राज्य हैं जहां जनजातियां निवास करती हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, वहां जनजाति स्वायत्त विकास परिषदें बनाई गई हैं और ऐसे 10 ऐसे राज्य हैं जहां जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनमें उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
तो इनमें पांचवी सूची कई 10 राज्यों में लागू है, जहां जनजाति विकास परिषदें, स्वायत्त जनजाति विकास परिषदें बनाई गई हैं। अनुच्छेद 244 ए, 244 ए, ये 4 जो राज्य हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, 4 राज्य हैं, यहाँ छठी अनुसूची लागू है। ये संविधान के अनुच्छेद 244 में यहाँ इनको बहुत सारे स्वायत्त शासी शासन के लिए इनको अधिकार दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335 जो लोक सेवाएं होती हैं, लोक सेवाओं में पदों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। इस तरह के जो प्रावधान है जनजातियों की सुरक्षा के लिए, जनजातियों के विकास के लिए हमारे संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं। 1919 में जनजाति, भारत सरकार के अंतर्गत जनजाति मंत्रालय बना दिया गया तथा विभिन्न राज्यों में भी जनजाति विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। 1996 में पेसा एक्ट लेकर के आया गया। पेसा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, हमने चर्चा किया कि 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। इन अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए और जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लेके आया गया, जिसे कहा जाता पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। इसमें आदिवासियों को स्वशासन की रक्षा की गई, उनके संसाधनों के अधिकारों की रक्षा की गई और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। इसमें इनके ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया गया तथा शराबबंदी और जो अन्य कुरीतियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है वो उनकी हमने चर्चा कर लिया। अब सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या योजनाएं चलती हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। आदिवासी छात्रावास, जो जनजाति है उनके शैक्षणिक विकास के लिए आदिवासी छात्रावास और छात्रवृत्तियां दी गई। प्री मैट्रिक जो 9वीं 10वीं बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियां, पोस्ट मैट्रिक जो उच्च शिक्षाओं में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्तियां, और नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, इवन विदेश पढ़ने जाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप फेलोशिप व्यवस्था है। और इसके लिए ई गवर्नेंस पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से इन सबको रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। 1986 में एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहां रह करके मॉडल स्कूलें बनाई गई हैं। ऐसे आदर्श बहुउद्देशीय स्कूल में बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और उनके शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी जो स्कूल्स है 1986। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण मिशन, या आदिवासियों कल्याण के लिए है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण मिशन। वन धन विकास योजना है। हम जानते हैं कि जो आदिम जातियां हैं, जनजातियां हैं, वनों को अपना धन मानते नहीं है, वन पर उनका अपना फंडामेंटल राइट मानते हैं। वनों के संसाधनों का उपयोग करना उनका अधिकार माना जाता है। उनके इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए और वन से जो उपज होती है उनकी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन धन विकास योजना 2014 लेके आई। वन धन विकास योजना 2014, इसको याद रख लें। आदिवासी स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की गंभीर समस्या है, मल न्यूट्रिशन की गंभीर समस्या है। उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हैं और उनको सप्लीमेंट्री फूड और उनके पोषण आहार, ताकि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके, आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण मिशन लेके आया गया। कई आदिवासी अनुसंधान संस्थान बनाए गए और इस तरह हमको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आदिवासी संग्रहालय, जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी जनजाति संग्रहालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जहां आदिम समाजों के जनजातियों की संस्कृतियों को सुरक्षित रखने के बहुत सारे मॉडल डेवलप किए गए हैं। जनजाति कारीगरों और शिल्पों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। आदिवासियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जनजाति उप योजना। हमारी पंचवार्षिक योजना है, पूरे देश के विकास के लिए प्रारंभ हुई, 1951 से शुरू हो गई थी। लेकिन जनजातियों के लिए पर्टिकुलर उनके समग्र विकास के लिए उनको बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्कूल
इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना लाई गई, ताकि उनको उनकी उनकी गरीबी, उनका कुपोषण, उनके पिछड़ापन को दूर किया जा सके। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनजाति उपयोजना के अंतर्गत जो कई जनजाति अलग से जनजाति विकास, जो जनजाति बहुल इलाके हैं, जनजाति बहुल राज्य है, वहाँ जनजाति विकास खंड बनाए गए हैं। जनजाति विकास खंडों के माध्यम से जनजाति उपयोजना को संचालित किया गया है, ताकि जनजातियों का समग्र विकास किया जा सके। इस तरह जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई है। जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से जनजातियों को फाइनेंशियल फंडिंग की जाती है, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनको रोजगार के साधन, उनको स्किल ट्रेनिंग्स और तथा उनके विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। हाट बाजार क्लिनिक, जनजातियों के जो हाट बाजार होते हैं, वहां उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, उनको पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हाट बाजार क्लिनिक की स्थापना की गई है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय अनुदान राज्यों को दिया जाता है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा सके। तो इस तरह जो आदिवासी विकास के लिए जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, संविधान में किए गए प्रावधान तथा क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इन संबंध में हमने आज चर्चा कर ली है। इनको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आप हमारी बात को आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।